नेक्स्ट हमारा यूनिट है इमोशन। इमोशन क्या होता है कि फिजोलॉजिकल चेंजेस जो आ जाती है अगर हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई डर है हमारे सामने, कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जिसको इमोशन बोलते हैं। एग्जांपल कोई किसी से डरता है तो अगर वो इसको देखता है तो उसको बॉडीली चेंजेस आ जाती है, फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, उसको पसीना आता है, वो बाहर से ही लगता है उसको कि उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। दैट इज़ कॉल्ड इमोशन। इमोशन जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस है और बाकी जो है दूसरा पर्सन इमोशन को अच्छी तरीके से देख सकता है। तो ये फिजोलॉजिकल एरोजल होता है कि इंसान को फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जब वो इमोशनल हो जाता है। इमोशन के साथ जुड़ा जो चीज़ है वो मूड है, टेम्परामेंट है, पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन और मोटिवेशन है। अब कैटेगरीज ऑफ इमोशन क्या है? पहली है प्राइमरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन वो होता है जो किसी इवेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल हम कहीं पे पिकनिक गए हैं तो वहाँ पे हमें अच्छा लगा वहाँ पे, तो हमारी बॉडी में थोड़ी फिजोलॉजिकल चेंजेस आ गई कि गुड इमोशंस आ गए, कि हमें हैप्पी फीलिंग आ गई। दैट आर कॉल्ड प्राइमरी इमोशंस। सेकेंडरी इमोशन वो होती है जो फियर होता है, जो डर होता है, उसकी वजह से जो इमोशन आ जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी इमोशंस। जैसे फ्राइटनेड या थ्रेटनेड फील करना या गुस्सा आना या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की सेकेंडरी इमोशन होती है। पॉजिटिव इमोशन वो होती है जिससे इंसान एक अच्छा फील करता है। फॉर एग्जांपल क्या कोई पर्सन जो है कहीं पे जाता है तो उसको अच्छी फीलिंग्स आ जाती है, दैट आर कॉल्ड, उसको अच्छी फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव इमोशंस। और अगर उसको अच्छी फिजोलॉजिकल चेंजेस नहीं आई है, दैट आर कॉल्ड नेगेटिव इमोशंस। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस, एक तो पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कल्चर पे भी डिपेंड करता है। वेदर जो होता है, क्योंकि सीजनल डिप्रेशन होता है कई बार कि जो विंटर में सीजनल डिप्रेशन होता है तो उस पर भी इमोशन जो है डिपेंड करता है। उसके बाद स्ट्रेस जितना ज़्यादा हो इमोशंस ज़्यादा होते हैं। एज पे भी, क्योंकि जो एजड पर्सन वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जेंडर पे भी और एनवायरनमेंट पे। इमोशन को हम कैसे परसीव करते हैं कि हमारे बॉडी पोस्चर से ही पता लगता है। अगर किसी का बॉडी पोस्चर हम चेक करेंगे तो उसका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं होगा तो हमें लगेगा कि वो इमोशनल है, उसको नेगेटिव इमोशंस है। अगर बॉडी पोस्चर वाइड हो गया तो शोल्डर वाइड उसने कर लिए, ओपन बॉडी पोस्चर होगा तो हमें लगेगा उसके पॉजिटिव इमोशंस है। तो बॉडी पोस्चर से भी इमोशंस का पता लगता है। दूसरा स्पीच पैटर्न, कि उसका बोलने का अंदाज से ही पता लगता है बंदा इमोशनल है कि नहीं है। तीसरा गेस्चर्स, कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस या जो फेशियल एक्सप्रेशंस होती है इसके थ्रू भी हमें पता लगता है कि पर्सन की क्या इमोशंस है। अब जो इमोशंस की थ्योरी है, एक है कैननबर्ग थ्योरी। कैननबर्ग थ्योरी क्या बोलता है कि किसी पर्सन को अगर कोई इवेंट आता है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन किसी सांप को देखता है, फिर वो डरता है और उसके बाद उसको ट्रेम्बल हो जाता है। मीन्स एक तो उसको स्टिमुलस आई है, उसके बाद वो डरता है। जब वो डरता है तो उसके अंदर कोई फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से वो थर थर कांपता है, ट्रम्बल हो जाता है। ठीक है, तो इवेंट एक्टिवेशन ऑफ थैलेमस, जो हमारा थैलेमस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इमोशनल बिहेवियर और इमोशनल एक्सपीरियंस हो जाती है वहाँ पे। दूसरी है जेम्स लैंग थ्योरी। जेम्स लैंग क्या थ्योरी क्या जेम्स लैंग थ्योरी बोलते हैं कि पहले हम किसी चीज़ को परसेप्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमारी बॉडी में फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है और वो फिजोलॉजिकल चेंजेस हम समझते हैं। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में फिजोलॉजिकल चेंजेस आ गई है तो वो हम समझते हैं। तो ये स्टेप्स है जिस जेम्स लैंग थ्योरी की। तो सिंपली जेम्स लैंग थ्योरी बोलता है कि हम पहले स्टिमुलस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्नेक देखी, स्नेक देखने के बाद हमारी बॉडी में कुछ फिजोलॉजिकल चेंजेस आ गए कि डर आ गया, और जब डर आ गया तो हम जो है अवेयर हो जाते हैं कि हमारी बॉडी में फिजोलॉजिकल चेंजेस आई है। दिस इज जेम्स लैंग थ्योरी। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि जब हम किसी इमोशंस को परसीव करते हैं, दैट आर कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें पहले इमोशंस को हम परसीव करते हैं, उसके बाद रीजनिंग देखते हैं, रीज़न क्यों हमारी इमोशंस क्यों आ गई है ऐसे। उसके बाद उस इमोशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उस लास्ट में हम इस इमोशन को मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ चैप्टर इमोशंस। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट इज़ डेफिनेशन पढ़ी है, इमोशन में क्या क्या आता है। उसके बाद कैटेगरीज, प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं कि जो लव, जॉय, एंगर। सेकेंडरी मीन्स अगर हम फियर, कोई डरेंगे। पॉजिटिव मीन्स जो हमारी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस लाती है, और नेगेटिव इमोशंस जो हमारी बॉडी में नेगेटिव।
तो इस पे फैक्टर्स पर्सनैलिटी कल्चर पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रेस, जेंडर, एनवायरनमेंट पे। तो परसीव कैसे कर सकते हैं इमोशंस को? बॉडी पोस्चर, स्पीच पैटर्न, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है। कैननबर्ग थ्योरी बोलते हैं कि पहले हमें स्टिमुलस मिलती है, उसके बाद हम डरते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में जो है एक्टिवेशन हो जाती है और वहाँ पे इमोशनल बिहेवियर होता है। लेकिन जेम्स लैंग थ्योरी क्या बोलती है कि हम इमोशंस को पहले स्टिमुलस जब आती है तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, तो वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम जो है अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले इमोशंस को परसीव करते हैं, उसके बाद रीज़न बताते हैं ये इमोशन ऐसे क्यों हुई है, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है, यूनिट 6 है, ये 5th हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, कि पेशेंट की इमोशन को समझना, उसके मेंटल और सोशल वेलबींग जो पेशेंट है उसको समझना, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। इसमें फर्स्ट इज कि पेशेंट का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पेशेंट के साथ, उसका हॉलिस्टिक असेसमेंट करना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग देना, तो पेशेंट का सेल्फ कंसेप्ट जो प्रिवेंट करके रखना, पेशेंट को साइको सोशल सपोर्ट देना है, उसको स्ट्रेस के बारे में बताना और एडॉप्टेशन के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रमोशन जो पेशेंट के होते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। कि पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना, उसको ये सारी चीज़ें समझना, उसको ये सारी सर्विसेज देना, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नर्सिंग। इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि बेटर पेशेंट आउटकम आता है, इससे कम्युनिकेशन अच्छी रहती है और रैपोर्ट बनता है, कि रिलेशन बनती है पेशेंट के साथ, हॉलिस्टिक पेशेंट केयर मिल जाता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर क्या होता है कि साइकोलॉजी में इलनेस बिहेवियर ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो किन स्टेज से गुजरता है जब वो बीमार होता है। फर्स्ट इज़ कि पेशेंट को पहले सिम्टम एक्सपीरियंस होता है, कि पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई सिम्टम होता है, तो उसे लगता है कि मुझे फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल मेरी जो है थोड़ा मैं डिविएट हो रहा हूँ अपने एजम्पशन ऑफ सिक रोल। उसके बाद उसका बिहेवियर से ही पता लगता है कि वो बंदा बीमार है। नेक्स्ट इज़ उसके बाद वो मेडिकल केयर कंटैक्ट मीन्स कि वो जाता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट पेशेंट रोल, उसके बाद वो किसी हेल्थ केयर वर्कर पे डिपेंड रहता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो। नेक्स्ट रिकवरी, उसके बाद उसको रिकवरी और जब वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन किया जाता है। सो दिस इज़ इलनेस बिहेवियर। अगर इलनेस बिहेवियर कोई क्वेश्चन आ गए तो उसमें यही डालना है। तो पहले इलनेस बिहेवियर मीन्स कि पेशेंट जो है बिहेव कैसे करता है जब वो बीमार होता है। तो इसमें पहले वो उसको सिम्टम एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद वो बीमार लगता है, उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल में जाता है, उसके बाद वो नर्स या हेल्थ केयर टीम पे डिपेंड रहता है, उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन या रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चाइल्ड। अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी नीड्स होती है। फर्स्ट की साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चाइल्ड, जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स होते हैं उनकी क्या साइकोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए जब वो बीमार होंगे, तो उनकी साइकोलॉजिकल फर्स्ट इज ऑटोनॉमी, उनको पता लगना चाहिए, उनको खुली छूट देनी है कि जो भी आप करोगे आप फ्री हो। दूसरा कॉम्पिटेंस, उनकी एबिलिटी बढ़ानी है। रिलेटेडनेस, उनको थोड़ा सपोर्ट देना है, उनका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करना है, सोशल बनाना है ताकि सोसाइटी में उनको अप्रूवल मिले, उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो। अचीवमेंट, उन्हें लगे कि हम जो है रिकवरी की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ एक फ्रेंडली तौर पर उनके साथ डील करना है। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एडल्टहुड में भी ऑटोनॉमी फर्स्ट, उनको फ्री छोड़ना है कि वो करना जो चीज़ करना चाहिए, जो वो खाना चाहिए, जिसके हिसाब से वो एक्टिविटी करना चाहिए। दूसरा कि उसकी एबिलिटी को बढ़ाना है साइकोलॉजिकली। रिलेटेडनेस मीन्स यही फिर से सेल्फ एस्टीम, उसको लगना चाहिए कि मैं डिज़र्व टू रेस्पेक्ट हूँ, मुझे रेस्पेक्ट करे कोई। नेक्स्ट इज़ उसको एक फील कराना है कि यहाँ पे इसको सेंस ऑफ पर्पस या मीनिंग है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ क्रॉनिक इल जो पर्सन होता है, तो उसकी क्रॉनिक इल जो पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है किसी को या क्रॉनिक कैंसर है किसी को, तो उसको एंजाइटी, ग्रीफ, एंगर हो सकता है। तो उसके नीड्स को फुलफिल, इमोशनल रेगुलेशन, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है। अगर उसको कोई लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल उसे लगता है कि मेरा हेल्थ डिवीट हो गया, तो उसको कोप कराना है, मतलब वो चीज़ वापस लानी है, लाने में उसकी मदद करनी है। एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज उसकी बढ़ानी है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी उसकी करनी है, सोशल कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, पेन और अदर सिम्टम जो इसके पर्सन की क्रॉनिक इल पर्सन होगा उसके मैनेज करने हैं।
seeking support and